देखिए, आज जो है हम आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एल जो है हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एम भी हमने देख लिया था, नियंत्रक। एम में नियंत्रक बताया गया 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो है नियंत्रक कहलाता है। उसके बाद जो है हम एन देखेंगे, तो एन तो जो है समाप्त हो चुका है, आपका निश्चित हो चुका है। उसके बाद एन ए और एन बी दो परिभाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। एन ए में जो है साइबर कैफे की परिभाषा जो लिखी है कि साइबर कैफे क्या होता है। तो साइबर कैफे का अर्थ है ऐसी सुविधा जहां से व्यक्ति या जनता द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। आप जानते भी हैं कि साइबर कैफे क्या होते हैं, जहां अपन लोग, अब तो खैर बहुत कम है, बचे भी नहीं होंगे, शायद ही कोई जगह हो इंटरनेट। साइबर कैफे पहले काफी चलते थे, है ना। तो ये कहता है साइबर कैफे का अर्थ है ऐसे स्थान जहां से लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, चाहे व्यक्ति हो या कोई जनता हो। आम पब्लिक के लिए जो इंटरनेट कैफे, साइबर कैफे बनाए जाते थे, जहां जनता कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए इंटरनेट का प्रयोग करते थे, ऐसे जो है स्थान जो है क्या कहलाते हैं, साइबर कैफे कहलाते हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि जहां बैठ करके हम इंटरनेट का जो है इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं, साइबर कैफे कहलाते हैं। इसके बाद टू एन बी ये कहता है साइबर सुरक्षा का अर्थ। साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है, ये टू जो है आपका एन बी में बताया गया है। इसका अर्थ है अपराधिकृत पहुंच उपयोग प्रकटन से संरक्षित करना। ठीक है। किसको? आपका जो इंटरनेट, जैसे अपन करते हैं ना, अपराधिकृत मतलब जो भी व्यक्ति गलत तरीके से आपका जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी, सुरक्षा का मतलब सीधा सीधा है कि आपका कोई भी डाटा वगैरह है जो आपके मोबाइल में, फोन में है, आप नहीं चाहते कि कोई अन्य व्यक्ति, अपराधिकृत व्यक्ति जिसको आप नहीं चाहते कि आपके अलावा कोई और एक्सेस करे, तो उसी व्यक्ति से सुरक्षित करना। हाँ, तो उसी व्यक्ति से सुरक्षित करना क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। तो यही कह रहा है साइबर सुरक्षा का अर्थ है अपराधिकृत पहुंच, उपयोग और प्रकटन से संबंधित। तीनों चीजें आ गई। अपराधिकृत पहुंच मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं चाहते आपके उस आपके डाटा तक पहुंचे, उससे सुरक्षित करना। आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड है, या आप नहीं चाहते कि वो उसका प्रयोग करे, उपयोग करे, उससे सुरक्षित करना। या आप नहीं चाहते कि आपकी जो भी सूचना है वो किसी अन्य व्यक्ति को जो है प्रकट हो, या तो ऐसे व्यक्तियों से सुरक्षित करना वो कहते हैं साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो याद रखना है ये साइबर सुरक्षा, ये भी सिंपल परिभाषा है। अब देखेंगे हम ओ। ओ में जो है आपकी डाटा की परिभाषा दी गई है, सेक्शन 2 ओ। सेक्शन 2 ओ में जो है आपकी काय की परिभाषा देख रखी है, डाटा। ठीक है, कि भाई डाटा का क्या अर्थ है, डाटा क्या होता है, या डाटा में क्या शामिल है, ये कह सकते हैं कि डाटा में क्या शामिल है या डाटा क्या अर्थ है। अर्थ तो आप जानते हैं कि भी डाटा का अर्थ होता है मेमोरी, स्टोरेज करना किसी चीज को, है ना। मोबाइल में जब अपन किसी चीज को स्टोरेज करते हैं किसी भी माध्यम में, किसी भी तरीके से, चाहे पीडीएफ के रूप में करें, चाहे आप किसी फाइल के रूप में करें, या आप वीडियो के रूप में करें, ऑडियो के रूप में करें, वो सब की सब क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है। अब भाई डाटा में क्या क्या आता है, ये कहता है कंप्यूटर प्रिंट आउट, कंप्यूटर प्रिंट आउट। सिंपल है भाई, कंप्यूटर प्रिंट आउट, जो कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं वो जो है आपकी डाटा की जो है परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा चुंबकीय, ठीक है, प्रकाशिकीय, भंडारण, भंडारण मतलब स्टोरेज करना, हिंदी शब्द है और कुछ नहीं है, भंडारण स्टोरेज करना। मीडिया, मीडिया मतलब अपन जो बात कर रहे थे, एक मिनट, मीडिया। छिद्रित कार्ड,
छिद्रित कार्ड का मतलब तो आप जानते ही है, पहले जो फ्लॉपी होती तो उसको छिद्रित कार्ड बोलते हैं, छिद्रित टैप भी बोलते हैं ना, छिद्रित टैप, छिद्रित कार्ड। जो सीडियां होती थी वो छिद्रित ही होती थी, उनमें एक होल रहता था ना, तो इसीलिए उनको छिद्रित कार्ड या छिद्रित टैप बोलते हैं। छिद्रित टैप, आदि, आदि लिख लीजिए, बहुत होते हैं, ठीक है, आदि। ये सब की सब जो है आपके डाटा में आते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रिंट आउट हो गया, चुंबकीय प्रकाशीय भंडारण हो गया, इसके अलावा मीडिया हो गया, ऑडियो वीडियो ये सब आ जाते हैं मीडिया में। छिद्रित कार्ड आपके सीडी और फ्लॉपी वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये सब की सब जो है डाटा की परिभाषा में आते हैं, है ना। छिद्रित कार्ड हो गए, ये हो गए। अब चुंबकीय क्या हो गया आपका, जो क्या कहते हैं पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, इसमें चुंबकीय होते हैं, प्रकाश की भी होते हैं कुछ। तो वो सारे ये सारे जो है आपके डाटा की परिभाषा में जो है आ जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के कोई भी माध्यम, कोई भी तरीका जिससे हम डाटा को प्राप्त करते हैं और जिसमें डाटा स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर से निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी डाटा में आ जाती हैं, ठीक। अब सेक्शन देखेंगे, ओ के बाद आएगा आपका एक मिनट। ओ के बाद है पी। पी में क्या है आपका, पी में है अंकीय चिन्ह, अंकीय चिन्ह। कि भाई अंकीय चिन्ह क्या होता है, तो सिंपल सी परिभाषा है अंकीय चिन्ह की, धारा 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन। सीधा याद रखना है, धारा 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का अधिप्रमाणन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अंकीय चिन्ह का अर्थ यहाँ क्या दिया है कि धारा 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि धारा 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन जो किया जाता है उसको अंकीय चिन्ह जो है लगाना कहते हैं या अंकीय चिन्ह कहते हैं। तो अंकीय चिन्ह का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन, सीधा है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन किसके तहत, धारा 3 के तहत। तो ये याद भी रखना है आपको। इसके बाद आता पी के बाद आपका क्यू, सेक्शन 2 क्यू। क्यू कहता है आपका अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र। क्या होता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र, ये भी सिंपल परिभाषा है, धारा 35(4) के अधीन जारी किया गया अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र, ये याद रखना है आपको। सेक्शन 35(4) मतलब उसकी उपधारा 4, 35(4) अपन ने डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब है धारा 35 की उपधारा 4 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र। सिंपल परिभाषा है कि धारा 35(4) के अधीन जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र कहते हैं। धारा 35(4) के अधीन जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है, सीधा लिखा है, धारा 35(4) के अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र, उसको क्या कहते हैं, उसको अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र। या आपको पूरा लिखना हो पूरा लिख सकते हैं कि धारा 35(4) के अधीन जारी किया गया अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो।
ठीक है, अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र ऊपर लिखा ही है, इसीलिए सीधा लिख दिया कि प्रमाण पत्र। ठीक, तो धारा 35(4) के अधीन जो जारी किया जाता है वो प्रमाण पत्र इसमें जो है आता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रूप आर, इधर आ जाएगा, आ जाएगा, चलिए आर एक और लिख लेते हैं, 2R। 2R में जो है आपका दिया है इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक रूप, इलेक्ट्रॉनिक रूप, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप की जो है परिभाषा दे रखी भाई कि इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या होता है। तो इसमें कोई खास परिभाषा नहीं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, वैसे कोई खास नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रूप का लिखा है मीडिया, चुंबकीय, प्रकाशीय, कंप्यूटर, स्मृति फलन, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका या समरूप युक्ति में उत्पादित, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित कोई सूचना। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रूप का आप जानते हैं, तो केवल परिभाषा लिख सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप। इलेक्ट्रॉनिक रूप का अर्थ है किसी भी माध्यम से जो अपन सूचनाएं प्राप्त करते हैं ना, कंप्यूटर से जो निकालते हैं, चाहे वो चुंबकीय हो रूप से आप निकालें, चाहे जो है आप प्रकाशीय रूप से निकालें, कंप्यूटर में जो स्मृति फलन के रूप में स्टोर करते हैं, माइक्रोफिल्म के रूप में करते हैं, कंप्यूटर से उत्पादित सूक्ष्मिका, ये सब कुल मिला के कंप्यूटर से जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं किसी भी माध्यम में करें, चाहे हम सीडी के रूप में कर लें, चाहे फ्लॉपी के रूप में कर लें, चाहे कंप्यूटर में ही स्टोर करके रख लें, है ना। तो जिन किसी भी माध्यम से जो है सूचनाएं निकालती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप कहा जाता है। कंप्यूटर उत्पादित जो सूचनाएं हैं उनको जो भी माध्यम होते हैं, जो भी तरीके, सभी तरीके जानते हैं, तो इसमें आपको इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। बस इतना ये है कि भाई जो कंप्यूटर के साधन होते हैं ना, जितने भी अपन सब जानते हैं कि पेन ड्राइव हो गया आपका, सीडी हो गया, फ्लॉपी हो गया, है ना, आप और भी तरीके होते हैं कंप्यूटर में भी अपन रख लेते हैं, तो वो सारी की सारी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में मानी जाएंगी। बस इतना इसमें आपको जो है कुल मिला के हेडिंग इसमें जो है आपको लिखना है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेहद से, उसमें कुछ खास है नहीं ना, उसको सॉर्ट करने की आवश्यकता है, तो उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे खास नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में वो सारे रूप आ जाते हैं, वो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में भी जो है आपको कोई जो है आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित राजपत्र एस, इसमें भी आपको हेडिंग ही लिखने की जरूरत है, कोई खास नहीं है, एस सिंपल। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र। देखिए राजपत्र मतलब सरकार के द्वारा जो निकाले जाती है अधिसूचना, जो सरकार निकालती है वो। और जब सरकार उस अधिसूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निकालती है तो उसको जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है राजपत्र कहते हैं। तो इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको कि भाई इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र क्या होता है। हाँ, सेक्शन याद रख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र है कहाँ कहाँ परिभाषित किया है, 2S में जो है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र जैसे कि पहले तो क्या होता था कि जब सरकार जो है उस तरीके से छपवाती थी, अब क्या करती है सरकार, अब चूंकि छपवाना बबाना का जमाना नहीं रहा, तो सरकार जब भी कोई सरकार को कोई कार्य करना होता है तो सबसे पहले आप पढ़ते ही कि राजपत्र में प्रकाशित करेगी, आप पढ़ते हैं ना। तो सरकार क्या करती है, अब उनकी जो साइट होती है उस पर कंप्यूटर जो है उस रूप में जो है क्या कर देती, डाल देती है कि भाई ये जो है राजपत्र है। तो वही उसी राजपत्र की बात कह रहा है कि जब कोई राजपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में छाप दिया जाता है या डाल दिया जाता है नेट पर, तो उसको जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है राजपत्र कहते हैं, गजट कहते हैं। तो वो याद रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कहाँ परिभाषित है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र, 2 जो है एस में जो है परिभाषित किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 2 एस के बाद टी, ये जो है आपका कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भाई ये भी आप जानते हैं कि भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जब किसी दस्तावेज को छापा जाता है, देखिए इसको पढ़ लें, ये कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित, प्राप्त करना या प्रेषित, ध्वनि अभिप्रेत है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है अभिलेख जो प्राप्त किए जाते हैं या डाले जाते हैं, उनमें या तो प्राप्त किए जाएंगे या डाले जाएंगे।
तो वो सब की सब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा जो है लिखने की जरूरत नहीं है अंदर के कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। हाँ, इसमें भी आपको ये याद रखना है कि 2T में जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को बताया गया, बस इतना ही याद रखना है। अंदर कोई खास इसमें है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप सीधा बस याद रखें, किसी भी डाटा को किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डालना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। जो ये डाटा वगैरह होता है ना, या तो आप डालते हैं या प्राप्त करते, दोनों चीजें होती हैं, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा याद नहीं रखना, केवल याद रखना कि 2T में इलेक्ट्रॉनिक जो है अभिलेख के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गजट खासकर याद रखना, क्योंकि अपन पढ़ते ही रहते हैं भाई, गजट तो नॉर्मली चीजें हैं, अपन को देखना भी रहते हैं कि भाई गजट कौन सा निकाला, सरकार निकालती है, तो अपने ये पता प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं कि, हालांकि इंपॉर्टेंट तो जो प्रैक्टिकली चीजें होती कभी कभी पूछ ली जाती है। अब आप गजट देखते ही रहते हो कि गजट निकाला सरकार ने, अपन डाउनलोड भी करते हैं, तो अपने पता भी तो होना चाहिए कि भैया किस धारा में, IT एक्ट की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक गजट दिया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है। तो याद रखें कि जो है 2S में जो है आपका राजपत्र या गजट कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गजट दिया है, वो अपने पता होना चाहिए। अब देखिए 2T हो गया, उसके बाद 2TA और है सेक्शन 2TA। ये कहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाण, अभिप्रेत और इसके अंतर्गत अंकीय चिन्ह भी शामिल है। ये क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता द्वारा, इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, उपयोगकर्ता द्वारा, कौन सी, सीधा लिखेंगे द्वितीय अनुसूची, उपयोगकर्ता द्वारा द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से, में विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है बताई गई, है ना, बताई गई भी लिख सकते हो, विनिर्दिष्ट तकनीक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन, वैसे पूरी परिभाषा ही आ गई वो तो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का, शॉर्ट में कर दिया, अभिलेख का अधिप्रमाणन। ठीक है, इसमें आगे ये भी कहता है कि इसके अंतर्गत अंकीय चिन्ह भी है, इसमें अंकीय चिन्ह भी शामिल है। सिंपल परिभाषा है कि जो सेकंड शेड्यूल दिया गया है, उस सेकंड शेड्यूल के अनुसार जो तरीका बताया है, उस तरीके से किसी के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा जो है किसी जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाण करना। कुल मिला के सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाण करना, सेकंड शेड्यूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो है अभिलेख है उसका अधिप्रमाण करना। इसमें अंकीय चिन्ह भी शामिल है, किसके द्वारा अधिप्रमाण करना, उपयोगकर्ता के द्वारा, जो उपयोग करता है उसके द्वारा उसका अधिप्रमाण करना इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के अंतर्गत आता है, अधिप्रमाणन है कुल मिला के। अधिप्रमाणन भी कैसे किया जाएगा, सेकंड शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये बन ही सकता है कि TA में जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को बताया गया है, और फिर ये बन सकता है कि जो उपयोग करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसको किस प्रकार से अधिप्रमाणित करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आप लिख सकते हैं कि सेकंड अनुसूची के अनुसार या सेकंड अनुसूची में बताए गए तरीकों के अनुसार वो है क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन कर सकता है। तो ये इस तरीके से याद रखना है आपको कि सेकंड शेड्यूल के अनुसार जो है उपयोगकर्ता
किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या कर सकता है, अधिप्रमाणित कर सकता है। जो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है उस अनुसार वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाण कर सकता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके बाद है आपका सेकंड 2TB। 2TB ये है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये कहता है धारा 35 के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, तो सीधा लिख लेंगे अपन धारा 35 के अनुसार, सेक्शन 35 के अनुसार जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह नहीं लिख रहा मैं, सीधा प्रमाण पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, प्रमाण पत्र, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं। अपन को तो पता है ना कि प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, इसीलिए ठीक है। तो याद रखें कि धारा 35 के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र, कौन सा प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है अपन को। कहने का मतलब है अपन ने केवल ये याद रखना है कि धारा 35, ये याद रखना है कि धारा 35 के अनुसार जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है, धारा 35। ठीक है, इतना याद रखना, धारा 35 के अनुसार जारी किए गए प्रमाण पत्र कौन सा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ही आएगा। तो प्रमाण, ये नहीं कि भाई यहाँ लिखा नहीं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो पता है प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने लिखा है। तो याद रखें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र का अर्थ है धारा 35 के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए सेक्शन आता है आपका 2U। यू कहता है भाई फलन। परिभाषा अच्छे से पढ़ना है इस एक्ट की, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ना है कि परिभाषा अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, और काफी क्वेश्चंस तो परिभाषा से ही बन जाते हैं, है ना। अब आप कहोगे नहीं परिभाषा से मतलब ये है कि आपको पता पड़ गया कि भाई धारा 35 के अनुसार लगाया जाता है, वो धाराएं कुछ क्लियर हो जाती है ना, तो इस वजह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना है, जैसे 35 पे अगर क्वेश्चन बना, अगर इस तरीके से ना पूछा, इस तरीके से पूछा, तो एक धारा का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यहाँ ही तैयार हो गया, इस तरीके से हो जाते हैं। इस वजह से परिभाषा थोड़ा ठीक से पढ़ना है, अच्छे ढंग से, उनको हल्के में नहीं पढ़ना है परिभाषाओं को। तो ये फलन की परिभाषा देखिए, फलन के अंतर्गत ये कहता है किसी कंप्यूटर के संबंध में, फलन के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क नियंत्रण, अंक गणितीय प्रक्रम, विलोप, भंडारण और पुनः प्राप्ति तथा संचार या दूरसंचार है। तो इसकी परिभाषा फलन की तो लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ी अटपटी सी है। हालांकि इसका अर्थ ये है, ये कह रहा है कि फलन का क्या अर्थ है, किसी कंप्यूटर के अर्थ में अगर फलन का अर्थ लगाया जाए तो ये कहता है जो है कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर से, फलन के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क नियंत्रण, अंक गणितीय प्रक्रम, किसी कंप्यूटर, इसकी परिभाषा में लिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ी अटपटी है और उसका बन नहीं रहा है। देखिए इसको आप बस पढ़ लीजिए, फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा ये कह रहा है कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क नियंत्रण, अंक गणित। अच्छा, ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर में अपन जब कोई काम करते हैं तो तर्क वाले, जैसे कोई काम है तर्क, अंक गणितीय, ठीक है, कैसे काम हो रहे हैं ये कंप्यूटर में, जो मैथमेटिकली जो काम हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। तर्क, अंक गणितीय प्रक्रम, विलोप, भंडारण और पुनः प्राप्त। विलोप करना, उसका विलोप मतलब हटाना, भंडारण करना, विलोप करना, भंडारण करना उनका, और पुनः प्राप्त करना, और पुनः प्राप्त करना। फलन का मतलब सीधा सा आप ये याद रख लीजिए, गणितीय कार्य मान लीजिए आप इसे, गणितीय
कार्य और जो भी शब्द बोलते हो मैथमेटिकली जो वर्क होता है उसके बारे में कह रहा है कि जो मैथमेटिकली वर्क होता है, फलन का अर्थ है यहाँ मैथमेटिकली वर्क जो कंप्यूटर में किए जाते हैं, डाटा वाले मैथमेटिकली जो संख्या वाले जो काम किए जाते हैं, तर्क वाले काम किए जाते हैं, लॉजिकल कह लीजिए या अंकगणितीय जो कार्य किए जाते हैं, उसमें जब आप डाटा को हटाते हैं, डिलीट करते हैं या फिर डालते हैं या उसको पुनः प्राप्त करते हैं, वो आता है। ठीक है, फलन का सीधा अर्थ है जो मैथमेटिकली काम होते हैं कंप्यूटर में, यानी तर्क वाले काम और मैथमेटिकली, ये दो प्रकार के काम आते हैं इसमें। ठीक है, किस प्रकार के काम आते हैं? तर्क वाले और अंकगणितीय वाले काम आते हैं। अब ये तर्क वाले काम को आप या तो डिलीट करते हो, जैसे अपन ने कोई कैलकुलेशन किया, अपन को लगा गलत है, अपन ने उसको डिलीट कर दिया, या फिर अपन को लगा कि ये अपन कैलकुलेशन करा, उस कैलकुलेशन को अपन ने क्या किया, स्टोरेज कर लिया, या स्टोरेज करके मान लो अपन ने डिलीट कर दिया, डिलीट करके फिर पुनः प्राप्त कर लिया, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, जो अपन घटा बढ़ी कर रहे हैं वो सब। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये याद रखें कि फलन का अर्थ है मैथमेटिकली कार्य करना, कंप्यूटर से मैथमेटिकली कार्य करने को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, तर्क और अंकगणितीय। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली कार्य, फलन का अर्थ है मैथमेटिकली कार्य करना। ठीक है, खासकर जो बैंक वाले करते हैं पैसे लेन देन करना, तो वो मैथमेटिकली कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फलन हो गया है ना, उसमें जो मैथमेटिकली कार्य किए जाते हैं, बस इतना याद रखें आपके मैथमेटिकली कार्य है। ठीक है, गणितीय कार्य है, तर्क वाले कार्य है। ठीक है, उस तर्क वाले कार्य में आप कोई संख्या जो है डालते हैं, उसको हटाते हैं, उसको भंडार करते हैं, उसको पुनः प्राप्त करते हैं, तो ये सब जो है इसमें फलन की परिभाषा में जो है आ जाते हैं। अब देखिए फलन के बाद सेक्शन जो है आपका 2UA आएगा, UA। ये कहता है भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ये कहाँ परिभाषित है? यूए, ये बिल्कुल सिंपल है, यूए में परिभाषित है। यूए मतलब क्या है? भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल, ये टीम है एक, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल। अब ये कौन सी टीम है? ये कहता है कि धारा 70B(1) के अधीन स्थापित अभिकरण, इधर याद लिख लेंगे, सेक्शन 70B, कौन सी धारा? 70B ऐसा नहीं है, 70B है जो धारा, सीधा 70B। उसके बाद है आपका कि उपधारा 1, उपधारा 1, ठीक है, 70B(1), यानी 70B की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अभिकरण के अधीन स्थापित अभिकरण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसको अपन पढ़ेंगे आगे। कुल मिला के ये होता क्या है? ये क्या होता है, जब देश में जो है साइबर अटैक होते हैं ना, जो फ्रॉड होते हैं, उनके लिए जब इनकी जो है मदद की आवश्यकता पड़ती है, कुल मिला के ये साइबर एक्सपर्ट की टीम होती है एक, जो देश में होने वाले साइबर अटैक के बारे में सरकार को सूचित करती रहती है कि भाई ऐसा खतरा है, और अगर हो जाता है उस प्रकार का खतरा तो उसका निवारण भी करती है, उपाय भी करती है। ठीक है, रोकती है कुल मिला के। अब साइबर अटैक है तो उसके साइबर तरीके होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी की जरूरत पड़ती है उससे ये है रोकते हैं उसको, है ना। तो ये उसी तरीके के कुल मिला के सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित है, ये जो नेट इंटरनेट से संबंधित जो अपना जो डाटा वगैरह है उसकी सुरक्षा प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं ये लोग, और देश पे जो साइबर अटैक होते हैं उसकी निगरानी करते हैं, और अगर हो जाता है तो उससे रक्षा करते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ लो इंजीनियरों की टीम है, साधारण आदमी के बस की तो बात है नहीं, तो ये एक्सपर्ट होते हैं इसी में। आपके कंप्यूटर बी में जो है बी करा हुआ है, MSc करा, जो भी किया हो कुल मिला के, तो उसके ये एक्सपर्ट होते हैं, इंजीनियरों की टीम होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब एक्सपर्ट, बड़े लोग का मतलब है एक्सपर्ट, उसमें उससे जो है एक्सपर्ट होते हैं उस विषय में, और ये जो है रक्षा करते हैं देश से। काय की रक्षा करते हैं? साइबर अटैक से। ठीक है, इतना याद रखें, साइबर हमलों से, साइबर अटैक से रक्षा करते हैं, और मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं ऐसा अटैक तो ना हो जाए, होते ही रहते हैं तो उससे ये करते रहते हैं। और अगर कोई बड़ा
हमला होने वाला होता है साइबर, तो उसके बारे में सरकार को पहले से बता देते हैं, उसके क्या उपाय किए जाए वो भी ये लोग बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन, कहां तक पढ़ लिया अपन ने, यूए। यूए पढ़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दर, ये यूए में था कि जेड 1 में, यूए में है, सॉरी यूए में ही है। और उसके बाद जो है आपका आएगा वी, सेक्शन 2 वी। इसमें है सूचना, इसमें जो है सूचना, ये वो ये काय की सूचना, इसकी इस अधिनियम से संबंधित सूचना की बात कह रहा है। सूचना का अर्थ यहाँ वही है, डाटा, संदेश, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, सॉफ्टवेयर आदि। सूचना का अर्थ यहाँ क्या क्या है, किसी भी माध्यम में, चाहे वो डाटा के रूप में हो, डाटा, संदेश, पाठ, संदेश, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, ध्वनि, ये सब की सब जो है आपकी सूचना में आती हैं, किसी भी माध्यम। इसी तरीके से ध्वनि, वाणी, कोड, वाणी हो गया, कोड हो गया, कोडिंग में भी तो जा सकती है सूचना, तो वो कोड भी आ जाता है, वाणी में भी जाती है ना, अपन बोलते हैं, ध्वनि के रूप में भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर आदि, सॉफ्टवेयर आदि, ये सब की सब जो है आपकी जो है सूचना की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, सूचना में जो है डाटा के रूप में हो सकती है सूचना, संदेश के रूप में हो सकती है, पाठ के रूप में हो सकती है, प्रतिबिंब के रूप में हो सकती है, ध्वनि के रूप में हो सकती है, वाणी के रूप में हो सकती है, कोड के रूप में हो सकती है, या सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकती है। तो किसी भी रूप में जो है सूचना हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक जो अपन कहते हैं ना, कंप्यूटर वाली सूचना है ये, नॉर्मल वैसी सूचना का अधिकार नहीं है इसमें, ये सूचना इसकी सूचना है, कंप्यूटर में जो अपन भेजते हैं ना उसके बारे में। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि ये सूचना में क्या क्या, सिंपल है ये तो सूचना इसमें। अब देखें आगे, वी देख लिया था, अब आ गया आपका डब्लू। सेक्शन 2 डब्लू। डब्लू देखिए, परिभाषाएं काफी दे रखी है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जरूरी है समझना कि भाई मध्यवर्ती क्या होता है, पहले पढ़ लिया था कि भाई मध्यवर्ती शामिल नहीं है, भाई मध्यवर्ती होता कौन है, बिचौलिया कह लीजिए इसको हिंदी भाषा में, कि भाई बिचौलिया, मध्यवर्ती मतलब बीच का काम करने वाला, बिचौलिया कौन है ये मध्यवर्ती। देखिए ये कहता है, ऐसा व्यक्ति शामिल है, ऐसा यानी ऐसा व्यक्ति शामिल का मतलब है मध्यवर्ती में, ऐसा व्यक्ति शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिलेख प्राप्त करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से की ओर से अभिलेख प्राप्त करता है। ये याद रखना है कि मध्यवर्ती कौन है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिलेख प्राप्त करता है, भंडारित करता है, करता है, या पारिषित करता है, या कोई सेवा प्रदान करता है, या पारिषित करता है,
करता है या कोई सेवा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कि वही कौन हो गया मध्यवर्ती? मतलब दो लोगों के बीच का जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति मध्यवर्ती हो जाता है, नहीं ना? ए और बी हो गई, ए और बी के बीच का जो व्यक्ति है ये मध्यवर्ती है। इन दोनों के बीच में जो वो पता बना रहा है, संबंध बना रहा है, वो व्यक्ति जो है मध्यवर्ती है। कौन है ये? इन दोनों के बीच में जो संबंध बना रहा है वो कौन है? मध्यवर्ती है। अब इसको कैसे समझे भाई? कौन सा व्यक्ति? जिसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिलेख प्राप्त करता है, भंडारित करता है, जैसे आपने दिया और उसने आपकी तरफ से क्या किया, उसको स्टोर कर दिया या किसी को भेज दिया या कोई सेवा प्रदान की, तो ऐसा व्यक्ति मध्यवर्ती है। कैसे? मतलब क्या इसका क्या, आप फॉर्म भरने जाते हो ना, आपने एडीपीओ का फॉर्म भरा, सिविल जज का फॉर्म भरा आपने। अब एक तो आप जब आप आजकल तो ऑनलाइन होने ही लगा है, तो आपने मान लीजिए हाई कोर्ट की साइट पे या पीएससी की साइट पे भरा, तो एक पार्टी हो गई पीएससी और एक हो गया हाई कोर्ट और एक हो गया आप, ये आप हैं। अब आपको फॉर्म भरना है, आपको खुद को भरना आता नहीं है ना? अब आप खुद को भरना नहीं आता तो आप कहाँ गए? साइबर वाले के पास गए, है ना, जो ऑनलाइन का काम करते हैं उनके पास गए। तो वो ऑनलाइन वाला कौन है? वो मध्यवर्ती है। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो वो ऑनलाइन वाला क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। ऐसे कई और उदाहरण हो सकते हैं, सबसे सिंपल उदाहरण यही है कि वो ऑनलाइन वाला मध्यवर्ती हो गया। आपसे उसने क्या लिया? डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं वो डॉक्यूमेंट लिए, उसको अपलोड किया और अपलोड करके भेज दिया। तो वो ऑनलाइन वाला कौन हो गया? वो मध्यवर्ती हो गया। ठीक है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो गया? मध्यवर्ती हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल व्यक्ति वाली बात होगी, इसमें कि कोई सेवा प्रदान करता है। एक दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको केवल व्यक्ति से मत समझिए कि मध्यवर्ती में कोई व्यक्ति होगा तो ही मध्यवर्ती है। कंपनी भी हो सकती है। कैसे कंपनी हो सकती है? मान लीजिए आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट में भी जो है सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। देखिए सरकार जो स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी बांटती है, उसके बाद जो है सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं। तो जो इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं वो भी मध्यवर्ती की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी कंपनी का अगर नेट यूज कर रहे हैं तो वो नेट कंपनी जो है वो मध्यवर्ती है आपके बीच में और वो इंटरनेट के बीच में संबंध बना रही है, क्योंकि उसको स्पेक्ट्रम मिला, उसको अधिकार मिला है। तो वो कंपनी भी मध्यवर्ती की परिभाषा में आ जाती है। जैसे हम एयरटेल का चला रहे हैं, जियो का चला रहे हैं, आइडिया चला रहे हो, बीएसएनएल चला रहे हो, तो वो सब जो कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट प्रदान कर रही हैं वो भी मध्यवर्ती है। एक वो व्यक्ति हो गया उदाहरण सिंपल वाला, और जो आपको सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, जो बीच का काम कर रहा है, वो भी मध्यवर्ती के जो है परिभाषा में आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद करें। ठीक है, दोनों मध्यवर्ती मतलब बीच का आदमी। ठीक है, इतना याद रखें। अब देखिए 2x। 2x देखिए, 2x क्या कहता है? कुंजी युग्म। 2x कहता है कुंजी युग्म। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि भाई कुंजी युग्मों को कहाँ बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखना है। कुंजी युग्म का अर्थ है प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी शामिल। तो पहले याद रखें कि कुंजी युग्म में क्या क्या शामिल है। प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्राइवेट कुंजी, कुंजी एवं लोक कुंजी शामिल है, ये पहले याद रखना है। पहला तो आपको यही याद रखना है कि कुंजी युग में क्या क्या शामिल है। प्राइवेट कुंजी भी शामिल है और आपकी लोक कुंजी भी शामिल है, इतना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आगे याद रखना है कि लोक कुंजी अंकीय चिन्ह को सत्यापित कर सकती है। आपसे लिखेंगे लोक कुंजी, एक मिनट इसी में, हाँ जी, लोक कुंजी अंकीय चिन्ह को सत्यापित कर सकती
है। ये याद रखना है आपको कि लोक कुंजी अंकीय चिन्ह को सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित होती है, जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या मतलब, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए। एक तो पहला ये बन गया, अभी कुंजी युग्म तो खैर ये तो नहीं पूछने वाले क्योंकि इसमें ही काफी है। तो ये पूछेंगे भाई कुंजी युग्म में क्या क्या शामिल, कौन कौन सी कुंजी शामिल है। तो आपको याद रखना है प्राइवेट और लोक दोनों प्रकार की कुंजियां इसमें शामिल है। प्राइवेट कुंजी भी शामिल होती है और लोक कुंजी भी शामिल होती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लोक कुंजी तो अंकीय चिन्ह को जो है सत्यापित किस कुंजी से किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि अंकीय चिन्ह का सत्यापन के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, लोक कुंजी का कि प्राइवेट कुंजी का। तो आप याद रखेंगे कि लोक कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, अंकीय चिन्ह के सत्यापन के लिए, ठीक है। अंकीय चिन्ह के सत्यापन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लोक कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। ये याद रखना है कि अंकीय चिन्ह का सत्यापन कौन सी कुंजी करती है, लोक कुंजी करती है। अब आगे पढ़िए, सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित की जाती है। अब याद रखेंगे अगला क्वेश्चन तीसरा ये बनेगा कि लोक कुंजी का जो है सृजन कैसे किया जाता है, प्राइवेट कुंजी द्वारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि लोक कुंजी का सृजन या कैसे किया जाता है, प्राइवेट कुंजी द्वारा किया जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए। तो इसको याद रखना है कि लोक कुंजी का निर्माण कैसे करते हैं, प्राइवेट कुंजी द्वारा, या प्राइवेट कुंजी द्वारा लोक कुंजी बनती है और लोक कुंजी से अंकीय चिन्ह का सत्यापन होता है। क्या होता है, पहले प्राइवेट कुंजी बनी और प्राइवेट कुंजी से आपने लोक कुंजी बनाई और लोक कुंजी से जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या अंकीय चिन्ह जो है उसका क्या करा, आपने सत्यापन करा, ठीक है। पहले प्राइवेट फिर लोक और उससे फिर सत्यापन, प्राइवेट लोक और सत्यापन, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, प्राइवेट लोक और सत्यापन, ठीक है। इस तरीके से याद है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, प्राइवेट लोक सत्यापन, ठीक है। पहले प्राइवेट कुंजी बनाई फिर उससे आप सॉरी पहले प्राइवेट कुंजी बनी, प्राइवेट कुंजी से आपने लोक कुंजी को निर्माण किया और लोक कुंजी से इसका जो है इसका जो है अंकीय चिन्ह का क्या किया, सत्यापन किया। तो याद रखेंगे प्राइवेट लोक सत्यापन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक। अब आप देखेंगे एक्स के बाद आपका वाई, वाई में तो कुछ है ही नहीं भाई, ये विधि टू वाई, वाई में कहता है विधि, विधि तो आप जानते ही भाई, तो विधि में लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको पढ़ना विधि। विधि तो सरकार द्वारा जो बनाई गई विधि है, संसद या राज्य विधानमंडल जो है बनाता है वो विधि, और कोई इसमें जो है ध्यान नहीं रखना, अनुच्छेद 240 ये कुछ आएगा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, पढ़ना ही नहीं है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और इसके बाद आता है जेड, जेड कहता है आपका अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति क्या कहता है, ये कहता है धारा 24 द्वारा प्रमाणकर्ता द्वारा प्रदत्त। तो अनुज्ञप्ति का अर्थ है धारा 24 के अनुसार जो प्रदान की जाती है, सीधा है, धारा 24 के अनुसार किसके द्वारा प्रदान की गई, प्रमाणकर्ता द्वारा, प्रमाणकर्ता द्वारा प्रदत्त, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि अनुज्ञप्ति का अर्थ है धारा 24, कुल मिला के ये याद रखना 24 किसके द्वारा प्रदान की जाती है, प्रमाणकर्ता द्वारा, ठीक है। धारा 24 के अनुसार जो अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है वो इसमें आती है, अनुज्ञप्ति की परिभाषा में जो है आती है। अब इनको मिटा लें, फिर उसके बाद जेड ए बी सी और है, अभी काफी है। चलिए इसको परिभाषाएं आज खत्म ही कर लें। आज परिभाषाएं खत्म करेंगे, फिर जो है मंडे से उसको जो है पढ़ेंगे। परिभाषाएं काफी हैं लेकिन अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, ढंग से पढ़ो तो अच्छी है, वैसे पढ़ोगे तो थोड़ी टेक्निकली भाषा है तो अजीब लगती है, बाकी तो वैसे सरल है, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ जी, कहाँ पे आ गए थे हम? जेड पे आ गए थे। सेक्शन जेड, सॉरी, दो, दो का जेड ए। जेड ए प्रवर्तक, भाई प्रवर्तक कौन होता है? तो सीधा लिखेंगे ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, पारित करता है या भिजवाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, प्रवर्तक सीधा मतलब है भेजने वाला, है ना, वही बात है इसमें, नाम से स्पष्ट है प्रवर्तक। सॉरी, प्रवर्तक भेजने वाला। तो इसमें भी वही लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है या पारित करता है, ठीक है, पारित, चलिए लिखा रहने दीजिए, पारित करता है या भिजवाता है। भिजवाता है, ठीक है। प्रवर्तक मतलब आपने मेल करा तो आप प्रवर्तक हो गए, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, मेल करा आपने, इलेक्ट्रॉनिक संदेश है ना, तो आपने मेल करा, जो मेल करते हैं ना उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक संदेश जैसे पहले चिट्ठी होती थी ना, तो ईमेल हो गया, अब ईमेल आ गया, ईमेल भी चिट्ठी है, बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है उसका। तो वही कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो भेजता है, आपने मेल किया किसी को, आप प्रवर्तक हो गए। मध्यवर्ती इसमें शामिल नहीं है, याद रखेंगे, मध्यवर्ती इसमें शामिल नहीं है। मध्यवर्ती इसमें शामिल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया चीज कि भैया क्या प्रवर्तक में मध्यवर्ती शामिल है? प्रवर्तक में मध्यवर्ती शामिल नहीं है, ठीक है। प्रवर्तक मतलब आपने किसी को मेल किया, संदेश के रूप में भेजा, पारित किया या करवाया किसी से, तो आप कौन हो गए? उसके प्रवर्तक हो गए, ठीक है। यही है इसका अर्थ, और कुछ नहीं। जेड बी में जो है आपका विहित है, विहित तो अपन पढ़ते ही नहीं है और पढ़ेंगे भी नहीं। विहित का अर्थ क्या है? विहित का अर्थ तो आप जानते हैं, नियमों द्वारा विहित, ठीक है, इसीलिए नहीं पढ़ते अपन, हर एक्ट में रहता है और सेम ही बात रहती है। विहित का अर्थ क्या होता है? नियमों द्वारा विहित। और देखिए टू जेड सी देखेंगे, जेड सी कहता है प्राइवेट कुंजी। लोक कुंजी पढ़ ली थी, अब प्राइवेट कुंजी की बात आ गई कि भाई प्राइवेट, ये कुंजियां ध्यान से पढ़ लेना, कुंजियों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, कुंजी पूछी जाएगी, ठीक है। तो कुंजियों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि भाई कुंजी कहाँ है और क्या होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अटपटा देती है ना। तो प्राइवेट कुंजी, इसके बाद लोक कुंजी, जो अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए उपयोग की जाती है। सिंपल है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी में पढ़ चुके थे, कुंजी युग्म में पढ़ते थे कि कुंजी युग्म, प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी। तो जो अपन पहले पढ़ चुके वही चीज यहाँ है, कोई अलग से नहीं लिखा है। जो अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है, जो अंकीय, सॉरी, अंकीय चिन्ह को, जो अंकीय चिन्ह को सृजित करने के लिए, सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। सिंपल परिभाषा है, प्राइवेट कुंजी कौन है? जो अंकीय चिन्ह को सृजित करने के लिए जो है प्रयोग की जाती है, जिससे अंकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, वो है प्राइवेट कुंजी। लोक कुंजी क्या है? आगे कहता है भैया लोक कुंजी क्या है, जेड जो है आपका क्या आएगा, डी, जेड डी कहता है लोक कुंजी, लोक कुंजी। पहले दोनों को लिख ली, फिर देखिए पहला तो सिंपल हो गया कि प्राइवेट कुंजी क्या है, जिससे अंकीय चिन्ह का निर्माण किया जाता है, सीधी सी बात, निर्माण, सीधा सीधा शब्द याद रखें, शुद्ध, सृजित थोड़ा अलग लगता है, बाकी कुछ नहीं, सीधा क्या याद रखें कि निर्माण किया जाता है।
जिससे अंकी चिन्ह का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। सिंपल अपनी भाषा में शब्द याद रखें, जिससे अंकी चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे याद रख लें, जैसा याद हो जाए वैसे याद रख लें। तो प्राइवेट कुंजी कौन है? जिससे अंकी चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखें। अब लोक कुंजी क्या है? जो अंकी चिन्ह को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है, पहले अपन पढ़ ही चुके हैं। जो अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सिंपल, कोई अंतर नहीं। ये सत्यापन के काम आती है और ये निर्माण के काम आती है। ये निर्माण है, ठीक है, निर्माण सृजन कुछ भी कह लो आप। ये सत्यापन है, बस इतना याद रखें। लोक कुंजी सत्यापन के काम आती है, प्राइवेट कुंजी निर्माण के काम आती है, इतना याद रखें बस। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। लोक कुंजी निर्माण या सृजन के काम आती है और प्राइवेट कुंजी निर्माण या सृजन के काम आती है और लोक कुंजी सत्यापन के काम आती है, इतना याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अंकीय चिन्ह का जो लोक कुंजी है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए। तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना, याद पक्के में आएगा एक आध में। अब देखिए सेक्शन जो है आपका 2ZE, ये क्या कहता है? ये कहता है सुरक्षित प्रणाली। ये भी थोड़ा सेक्शन वाइज याद रखना। सुरक्षित प्रणाली, सुरक्षित प्रणाली कि भाई सुरक्षित प्रणाली जो है क्या होता है। इसमें 3-4 फैक्ट है जो आपको याद रखने। पहला फैक्ट है अपराधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से सुरक्षित। अपराधिकृत अपराधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग दुरुपयोग से सुरक्षित। मतलब एकदम से सुरक्षित है कि भाई कोई जो है गलत तरीके से जो है इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, विश्वसनीय होना चाहिए। कि आप भैया आप जानते हैं कि भी सुरक्षित है, बिल्कुल विश्वसनीय है, तो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए। तीसरा जो है विश्वसनीय होना चाहिए और युक्ति युक्त होनी चाहिए। ठीक है। चौथा जो है आपको याद रखना है इसमें, सुरक्षा प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया के अनुरूप। तो ऐसी जब प्रणाली होती है उससे सुरक्षित प्रणाली कहते हैं। सिंपल है वैसे तो ये कि अपराधिकृत प्रवेश ना हो, उसमें किसी ने दुरुपयोग ना किया हो, दुरुपयोग से सुरक्षित हो, विश्वसनीय हो, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो कि भैया ये सुरक्षित है, युक्ति युक्त रूप से हो, सुरक्षा प्रक्रिया के अनुरूप जो है तैयार की गई हो। तो ऐसी जो प्रणाली मतलब सिस्टम, ऐसा जो सिस्टम होता है उसको जो है सुरक्षित प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और देख लीजिए, सेक्शन ZF। ZF कहता है सुरक्षा प्रक्रिया। सुरक्षा प्रक्रिया, भाई सुरक्षा प्रक्रिया क्या होती है? ये थोड़ा यहां से आएगा, यहां कर लेते हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रक्रिया, भाई सुरक्षा प्रक्रिया में सिंपल सा याद रखना है आपके, धारा 16 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया। सेक्शन याद रखना है, धारा 16 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया। ठीक है, ये याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया किस धारा के अनुसार? धारा 16 के अनुसार।
धारा 16 के अनुसार जो है केंद्र सरकार द्वारा जो विहित प्रक्रिया है वो आपकी जो है सुरक्षा प्रक्रिया कहलाती है। धारा 16 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एक दो परिभाषाएं और है वो और देख लें, बस खत्म। उसके बाद जो है मंडे से करेंगे अपन उसका आगे का जो सेक्शंस है उनको पढ़ेंगे। परिभाषाएं अच्छे से पढ़ना, एक दो बार रिवीजन करना, है ना। कुछ नहीं करना होता है पढ़ाई के लिए, बस रिवीजन करना होता है। बार बार रिवीजन करोगे अपने आप अच्छे हो जाओगे। कोई बड़ा क्या कहते हैं, पढ़ाई के लिए कोई बड़े एफर्ट की जरूरत नहीं होती, बस रिवीजन की जरूरत होती। ठीक है, रिवीजन नहीं करते हम लोग, है ना। और रिवीजन नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। तो रिवीजन ही होता है सबसे मेन चीज। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने आप जो है तैयारी अच्छी हो जाती है। कोई बगैर सोचे समझे पढ़ते रहिए बस। बगैर सोचे समझे का मतलब है कि बगैर कुछ टेंशन लिए, ये नहीं कि बगैर सोचे समझे पढ़े, बगैर सोच समझ के पढ़ना, लेकिन बगैर टेंशन लिए बस पढ़ते जाइए। कि ये नहीं सोचना कि याद नहीं हो रहा है, हो रहा है, वो नहीं, कुछ वो सब याद होता है, अपने आप हो जाता है, उपयोग करता है। ठीक है, जब आप बार बार पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब परीक्षा में आएगा तो आराम से लगा दोगे। जिसके नाम, उपयोगकर्ता का अर्थ है जिसके नाम इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसके नाम इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उपयोगकर्ता का अर्थ क्या है? जिसके नाम इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया, बस इतना ही सा, कुछ खास नहीं है और ना समझाना है इसमें। ठीक है, जिसके नाम जारी किया गया वो उपयोग करता है। जो उपयोग करता है वो जो है क्या है? जिसके नाम से जारी किया गया है। क्योंकि लाइसेंस की जरूरत होती है, तो एक तरीके से लाइसेंस ही मान लीजिए। जो प्रमाण पत्र क्या है? लाइसेंस है एक तरीके से इनका। लाइसेंस एक तरीके से लाइसेंस हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया कि भैया आप चला सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो उपयोगकर्ता कौन है? जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब आगे आ जाता है 2ZH। एच कहता है सत्यापित करना। सत्यापित करना, ठीक है भैया। सत्यापित करना क्या है भाई? देखिए, ये कहता है लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का उपयोग कर अंकीय चिन्ह लगाना। जो अपन पढ़ चुके हैं उसी का जो घुमा फिरा के कह दिया है, कुछ नहीं है। लोक कुंजी के अनुरूप, लोक कुंजी के अनुरूप। देखिए, अब मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, आप बार बार देखो, बार बार यही चीजें आती हैं कि लोग कुंजी 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 कुंजी। जब कुंजी बार बार आ रही तो कुंजी पे क्वेश्चन पक्के में आएगा। ठीक है, तो याद रखें कि लोग कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का उपयोग कर, प्राइवेट का उपयोग कर अंकीय चिन्ह लगाना। चिन्ह लगाना, ठीक है, ये याद करके रखना है कि सत्यापन का अर्थ है लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का उपयोग कर अंकीय चिन्ह लगाना। ठीक है, अंकीय चिन्ह लगाना वो कह रहा है। ठीक है, जो आप अंकीय चिन्ह लगाते हैं, अंकीय चिन्ह कैसे लगाएंगे? प्राइवेट कुंजी के अनुरूप, प्राइवेट कुंजी का उपयोग करके, लोक कुंजी के अनुरूप, सॉरी प्राइवेट कुंजी के अनुरूप, लोक कुंजी के, सॉरी उल्टा हो गया, लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है, ये कौन सा आ गया भाई? हाँ, बस जेड एच ही है, बस सत्यापित करना यहीं तक था, और तो है ही नहीं। जेड एच ही तक है, जेड एच तक था, है ना, जेड एच तक था। बस ये आपकी जो हो गई है परिभाषाएं। ठीक है, इन परिभाषाओं को जो है आप अच्छे से जो है पढ़ लेना है। बाकी जो है अगले बैच में मंडे से जो है, कल तो टेस्ट है आपका, कल टेस्ट आप देना है। ठीक है, और मंडे से पढ़ेंगे अध्याय 2। चलिए, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, अगले बैच में।